नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं और सभी कांग्रेस पार्टी से थे और कांग्रेस लगभग 27 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही। वर्ष 2017 में भाजपा के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इनमें 9 ब्राह्मण विधायक मंत्री बनाए गए। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसमें 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2007 के चुनाव में बसपा ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 41 विधायक बने और बसपा की सरकार बनी। यूपी की सत्ता का ब्राह्मण फैक्टर जनता जंक्शन शो में हमारा आज का मुद्दा यही होगा। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार से ब्राह्मण के सम्मान में मायावती मैदान में आने तक कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है अपने जन्म की वजह को भूल जाने में? मायावती जी को यह याद तो होगा ही कि बसपा का जन्म ही दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए हुआ था। तो अब किस लाइन में आ गई मायावती जी? ब्राह्मणों को शोषक कहने वाली, अपने राज्य में तमाम ब्राह्मणों समेत अगड़े वर्ग के कई लोगों को निजी खुन्नसों के चलते जेल की हवा खिला देने वाली मायावती को अचानक से ब्राह्मणों से प्रेम कैसे हो गया? एक शब्द है सोशल इंजीनियरिंग, यानी समाज को कैसे भी जोड़ तोड़कर अपने पक्ष में कर लेना। वैसे तो एक वेबसाइट के अनुसार सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार की कला होती है जिसमें अपराधी लोगों में भरोसा पैदा करके, उन्हें लालच देकर या डराकर या उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करके, यानी किसी भी तरह से अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक वेबसाइट का कहना है। खैर, इसको थोड़ा सा अगर बिहार से जोड़ें तो लालू यादव का MY समीकरण याद आता है, लेकिन इस पर बात कभी और। अभी बात करते हैं कि आखिर ब्राह्मणों को शोषक कहने वाली पार्टी अब उसी खेमे के लिए बल्लेबाजी क्यों कर रही है? भाजपा पर ब्राह्मणों को बहलाने का आरोप लगा रही है, लेकिन खेल ये नहीं है, खेल दूसरा है और मायावती ये खेल बहुत पहले खेल चुकी हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। चलते हैं साल 2007 में। मायावती ने सबको साधते हुए जो ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, उसके आगे कोई भी टीम नहीं टिक सकी थी। अब जबकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों की हितैषी पार्टी बनने का काम शुरू किया है, तो बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे राज्य में करवाने शुरू कर दिए हैं। और दलित नेता के नाम से एक समय गदगद होने वाली मायावती अब ब्राह्मण नेता बनने का मन बना चुकी हैं। तो ऐसा कौन सा रस है ब्राह्मणों के पास कि जिसको चूसने के लिए हर राजनीतिक भौरा इतना लालायित है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 12% ब्राह्मण वोटर हैं और उनको साइलेंट वोटर की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि इनकी कुछ ज्यादा किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति आस्था नहीं है। ये समय को साधते हुए वोट करते हैं और हर चुनाव में किंगमेकर की भूमिका में होते हैं। यानी इनके बिना किसी को भी सत्ता हथिया पाना नामुमकिन है। 10 सालों से सत्ता के बाहर बैठी बसपा के लिए इससे बेहतर मुद्दा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों में रही सरकार, चाहे वो अखिलेश की 2012 की सरकार हो, 2007 की मायावती सरकार हो, दोनों के पास आखिर में आकर जाति का समीकरण साधना ही अब बचा है। भाजपा कितना जाति पर लड़ेगी और कितना मुद्दों पर, यह आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन यह तो तय है कि लड़ाई और असली खींचतान ब्राह्मण वर्ग के वोटरों पर ही होगी। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। कल ही एक वीडियो में हमने कहा था कि तेज प्रताप के चक्कर में कहीं राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय बच्चा दल ना बन जाए, और आज एक पोस्टर ने उसे अप्रूव भी कर दिया। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रीय जनता दल में पोस्टर की सियासत चल रही है। कुछ दिनों पहले छात्र RJD के एक पोस्टर में तेजस्वी यादव गायब थे। ताजा मामला मंगलवार को RJD के पटना कार्यालय में आयोजित पार्टी के मिलन समारोह का है। इसे लेकर लगाए गए पोस्टर बैनर से तेज प्रताप यादव गायब हैं। पोस्टर बैनर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर तेज प्रताप की बगावत झेल रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
जगदानंद सिंह भी हैं। आरजेडी के पटना स्थित पार्टी कार्यालय में मंगलवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस मिलन समारोह को लेकर कई पोस्टर व बैनर लगाए गए और पोस्टरों से अधिकतर में तेज प्रताप यादव गायब हैं। खैर, जब राजनीति बपौती बन जाए तो जनता की दी गई जिम्मेदारियों को छोड़कर नेता ऐसी हरकतें करने के लिए फुर्सत निकाल ही लिया करते हैं। दूसरी खबर बिहार के झंझारपुर इलाके से है, जहां उस शहर को जाने वाली मुख्य सड़क की हालत यह है कि एक महिला सड़क के गड्ढों के चलते बाइक से गिरती है और पीछे से आ रही एम्बुलेंस के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। यहां से विधायक नीतीश मिश्रा भाजपा से हैं और कुछ रोज पहले ही उन्होंने जनता के पैसों से उसी सड़क के चौड़ीकरण की बात सदन में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से कहलवाया था कि सड़क को इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। और बाकी नेताओं ने जमकर तालियां बजाई। सोशल मीडिया पर भी मांगलिक कार्यक्रमों जैसा माहौल हुआ, बधाइयां बजी, लड्डू बटे और एक दूसरे की पीठ थपथपाई गई। बहुत अच्छी बात है, अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मेरे बिहार के प्यारे नेताओं, जब खुशी का जश्न मनाने का मादा रखते हो तो दुख का मातम भी मनाओ ना। अगर नेताजी की घोषणा से आपकी बाँछें खिल उठती हैं तो उसी नेता की लापरवाही के नतीजे के तौर पर किसी की मौत हो जाए तो क्यों नहीं बोलते आप? सांप सूंघ जाता है क्या आपको? और विधायक जी, कितनी मोटी खाल हो गई है आपकी कि किसी की मौत से भी आप टस से मस नहीं हुए। हजारों जाने उस चंद मीटर की टूटी हुई सड़क और कुछ किलोमीटर तक फैली हुई आपकी बेशर्मी पर फिसलती जा रही हैं। संभालिए और समेटिए इसको। तीसरी खबर बंगाल से है। पहले ममता कांग्रेस से गई और अब कांग्रेस वाले ममता के पास आ रहे हैं। यानी ममता जो बहुत साल पहले कांग्रेस से अलग हो गई थी, उन्हीं के तर्ज पर कांग्रेसी अब तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत बनर्जी के ममता बनर्जी के साथ आने के बाद बीते कुछ समय में बंगाल कांग्रेस के कई नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दरअसल ये खबर इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव है और ममता बनर्जी को हर हाल में उपचुनाव जीतना होगा। माना जा रहा है कि भवानीपुर की जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव में उतरेंगी, वहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कहा जा रहा है कि मिशन 2024 के मद्देनजर चल रही साझा विपक्ष तैयार करने की कोशिशों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए कांग्रेस टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर इस सीट से दूरी बनाए रखेगी। आसान शब्दों में कहें तो बंगाल विधानसभा चुनाव में खाता तक न खोल पाने वाली कांग्रेस के पास इस चुनाव से दूर रहने के अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ ऑपरेशन ग्रास फ्लावर छोड़ रखा है, यानी भाजपा नेताओं और विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल करना। और इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि कांग्रेसी नेता भी मौका देखकर ममता के साथ आते जा रहे हैं और कांग्रेस फिलहाल के लिए भाजपा के खिलाफ बनने वाले फ्रंट का सबसे बड़ा सहयोगी तृणमूल को मान रही है। लेकिन अगर इसी तरह नेता टूटते रहे तो उसका एंटी भाजपा फ्रंट बनाने का सपना लगभग नामुमकिन होगा। कुल मिलाकर जैसी हालत कांग्रेस की हो रही है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि भविष्य में एंटी बीजेपी फ्रंट तभी बरकरार रहेगा जब कांग्रेस कई राज्यों में अपने जनाधार और नेताओं का मोह छोड़ देगी। क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, जगमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक जैसे नेता इस साझा विपक्ष की नैया में गांधी परिवार की सत्ता और दबदबे को शायद ही बर्दाश्त करेंगे। अगली खबर जीडीपी से जुड़ी हुई है। हाल ही के दिनों में यह रिपोर्ट आई थी कि भारत की जीडीपी में शानदार सुधार देखने को मिला है, लेकिन अब बातें शुरू हो गई हैं कि सरकार द्वारा जीडीपी में आई वृद्धि का भ्रम फैलाया जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यह मामला। दरअसल विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा कि अप्रैल-जून 2021 के दौरान भारत की जीडीपी में 20.1% की वृद्धि चौंकाने वाली बुरी खबर है, जबकि सरकार इसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में दिखा रही है। दरअसल विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा है कि अप्रैल-जून 2021 के दौरान
भारत की जीडीपी में 20.1% की वृद्धि चौंकाने वाली बुरी खबर है। जबकि सरकार इसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में दिखा रही है। बसु ने बताया कि दरअसल अप्रैल जून 2021 में 20% की वृद्धि साल 2019 की तुलना में 9.2% की गिरावट है। यदि साल 2018 के आंकड़ों से तुलना करेंगे तो यह और कम होगा। चूंकि पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, इसलिए पिछले साल से तुलना कर काफी ज्यादा वृद्धि का भ्रम फैलाया जा रहा है। अब सवाल है कि इस सुधार को भ्रम का नाम दिया जाना कितना सही है। अब चूंकि नए आंकड़ों की तुलना पिछले सबसे नजदीकी आंकड़ों से ही की जाती है, पुराने आंकड़े जब आए थे जिनको बसु अच्छा कह रहे हैं, संभवतः वो तब भी उसको बुरा कह रहे होंगे। ऐसे में ये बात समझनी जरूरी है कि जब कोरोना के चलते पूरी मशीनरी फेल हुई थी तो ऐसे में एक लंबा अंतराल लगेगा पुनः उन्हीं बेहतर परिस्थितियों में आने में। बाकी सरकार का अपना एजेंडा है और विरोध करने वालों का अपना एजेंडा। दोनों में से एक आधा गिलास भरा कहेगा, एक आधा गिलास खाली। लेकिन जरूरी बात यह है कि गिलास में पानी होना चाहिए ताकि प्यास लगने पर पिया जा सके। कम ज्यादा होना तो पानी की नियति है। अगली और आखिरी खबर है बाहुबली अपराधी और पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए हैं। 12 बजे लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक की ओर से भी सदस्यता ली। अतीक अहमद अभी भी जेल में है। हालांकि दिव्य दृष्टिधारी ओवैसी ने कहा कि अतीक पर अभी मुकदमे चल रहे हैं और किसी भी मामले में दोष साबित नहीं हुआ है। खैर, जानकारी के लिए बता दें कि अतीक अहमद पर 120 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीति सबके दामन को साफ कर दिया करती है अमूमन। तो एक बार फिर से अतीक ने अपना खून और अपराध से लिपटा दामन साफ करने के लिए राजनीति का अखाड़ा चुना है। हालांकि ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अतीक और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाएगी। ओवैसी फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की फिराक में दौरे कर रहे हैं। खैर, आज के अंक में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद।